हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मौर्य पीरियड। मैंने आपको पहले मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथ साथ बिंदुसार के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अशोक के कार्यकाल के बारे में कंप्लीट जान लेंगे, क्योंकि अशोक का टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड भी रहा है और इसके साथ साथ इसने बहुत सारे यहाँ पर काम किए हैं। जैसे इसने बौद्ध धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा काम किए, तो उस सब के बारे में हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्लास आपकी चंडीगढ़ पीआरटी एनटीटी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि उनके सिलेबस में स्पेशल ये टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ ही आपके ये टॉपिक, चाहे आप DSSB का एग्जाम दें या कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी इक्वली पूछे जाएंगे। तो आप अपनी जो ये क्लासेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई भी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक SSC का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी ये पूछी जाती है हिस्ट्री, तब भी आप पढ़ सकते हैं। अगर एक बार आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो हर एग्जाम में ही काम आने वाली है। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो ये PDF जो है वो मिलेंगी आपको एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर। ठीक है, वहां से आप ये जो PDF है परचेज कर सकते हैं। मैंने अलग से सेक्शन बनवा दिया है SST अपडेटेड नोट्स का। ठीक है, तो वहां पर ये आपको टॉपिक वाइज नोट्स जैसे यहाँ कंप्लीट होते जाएंगे वहां पर अपलोड होते जाएंगे, तो आप वहां से इनको रीड कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट वहां पर है, करंट अफेयर्स के टॉपिक भी वहीं पर ऐड हैं, तो आप वहां से चेक कर लेना। जिसने भी परचेज कर रखा है वो अपडेटेड फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं बता देती हूँ, पहले वाली क्लास में मैंने आपको मौर्य पीरियड स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा जो भारत है, इसको अखंड भारत बनाने का श्रेय किसे जाता है? चाणक्य को जाता है। और ये कार्य चाणक्य ने किसके द्वारा कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया था। ठीक है, ये जितने भी आज आप एरिया यहाँ मैंने लिखे हैं, ये नोट डाउन किया, इन सबको एक करने का काम का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, सॉरी चाणक्य को जाता है। किसके थ्रू कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना अच्छे तरीके से तैयार किया, उन्होंने उसको लड़ाई करने सिखाई, शिक्षा दी, हर कार्य किया। ठीक है, तो उसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य जो एक बेहतर शासक के रूप में उभरकर सामने आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हमारे यहाँ पर सिकंदर जो है उसका यहाँ पर आक्रमण होना था, लेकिन सिकंदर जो है व्यास नदी से आगे नहीं आ पाया और वहीं से पीछे मुड़ गया। लेकिन यहाँ पर किसे छोड़कर गया? वो सेल्यूकस निकेटर को छोड़कर गया। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के से इसकी लड़ाई होगी, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर है, ये बाद में मतलब इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसके थ्रू इसकी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाएगा। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ठीक है, ये भी बता दिया था मैंने आपको कि कितने टाइप की सेना होती है। गज सेना होती है, रथ सेना है, घोड़ा घुड़सवार सेना है, पैदल सेना है। ठीक है, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद जो गज सेना है वो किसने गिफ्ट में दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी क्या दिए थे? गिफ्ट में दे दिए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 6 लाख सेना होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोट्स भी कहा गया और 1 लाख के लिए उसे एंडोक्रोट्स कहा गया। इस शासन में सबसे पहली लिखी पुस्तक जो थी वो इंडिका थी, जो भारत के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया था। इसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार का मैंने आपको बताया था, बकरी की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। चाणक्य से ये चिढ़ता भी था और इसके बाद इसके 2 बेटे हुए थे, सुशीम और अशोक। सुशीम जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद किसका शासनकाल आ जाता है? अशोक का टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो अशोक जो है ये MP उज्जैन के इलाके के आसपास का गवर्नर भी रहा था। इसके ऐसा कहा जाता है कि इसके 99 भाई थे, इसने अपने 99 भाइयों का क्या करा दिया था? को मरवा दिया था। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये क्या बना था? खुद शासक बना था। और कहीं कहीं पर ऐसा भी मेंशन है कि इसने अपने भाई सुशीम को भी मरवाने में इसी का हाथ था और बाद में ये क्या बन गया? राजा बन गया। ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक था वो थोड़ा सा सुंदर नहीं था, थोड़ा कुरूप था। और बिंदुसार किसे ज्यादा प्यार करता था? अपने बेटे सुसीम को। और वो चाहता था कि सुसीम जो है वही क्या बने? अगला राजा जो है वो सुसीम बने। लेकिन अशोक को ये बात पसंद नहीं थी, तो अशोक ने क्या किया? कहीं ना कहीं जैसे कुछ लड़ाइयाँ वगैरह हुई, जिसके थ्रू धोखेबाजी से सुसीम की इसने मतलब सुसीम मारा गया और अशोक क्या बन बैठा? अशोक खुद ही राजा बन बैठा। और ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार जो है ये शोक सुनकर सहन नहीं कर पाया और इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद शुरू हो जाता है अशोक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अशोक के टाइम पीरियड के बारे में, क्योंकि ये सारा मैं आपको करा चुकी हूँ। बिंदुसार के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। जिसने भी क्लास नहीं देखी है चैनल पर विजिट कर सकते हैं और क्लास को देख सकते हैं।
तो अब पढ़ने वाले हैं हम अशोक का टाइम पीरियड। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अशोक का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। अशोक का टाइम पीरियड 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के आसपास रहा था। ठीक है, तो 273 से 232 ईसा पूर्व के आसपास किसका टाइम पीरियड रहता है? अशोक का टाइम पीरियड रहता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद ये कौन बना है? शासक बन बैठा। ठीक है, 1 सेकेंड, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें से ब्लैक ले लेते हैं। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक क्या बन गया? शासक बना। और बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक कहाँ का शासक था? अवंती का शासक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना है। कहाँ का शासक था मृत्यु के बाद? जब यहाँ पर बिंदुसार की डेथ होती है तो अवंती का शासक कौन था? अशोक था। अशोक के आरंभिक जीवन जो है, मतलब इसके आरंभिक जीवन के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो वो जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान से मिलती है। और कहाँ से मिलेगी? सिंहली ग्रंथों से मिलेगी। सिंहली जो है ये श्रीलंका की भाषा थी। आपको पता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाला कौन था? अशोक ही था। इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान और सिंहली ग्रंथों में किसके आरंभिक जीवन की जानकारी आपको देखने को मिलेगी? अशोक के जीवन की जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंहली जनश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अनुश्रुतियां हैं ये। इनके अनुसार क्या लिखा गया कि जो अशोक है वो उसने क्या किया था? अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और ये किस में लिखा गया? श्रीलंका के जो सिंहली ग्रंथ थे, सिंहली अनुश्रुतियां थी, उसमें ये सारी बातें लिखी गई। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है अशोक राजा कब बना? तो 269 ईसा पूर्व में क्या बनता है? ये इस अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड पूछेंगे तो क्या है? 273 से 232 बीसी के आसपास रहा था। लेकिन राज्य अभिषेक कब कराया इसने? 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया है। अशोक के 5वें, इसके बाद यहाँ पर है 8वें वर्ष पूरा होने पर राज्याभिषेक के 9वें, इसने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तब कौन सा ईयर था? 269 ईसा पूर्व का समय था जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंग आक्रमण के बाद में अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया था, हृदय परिवर्तित हुआ था। उसके बाद इसने लड़ाई और ये मारपीट सब चीजों का त्याग कर दिया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो राज्य अभिषेक के इसके 8 साल कंप्लीट पूरे हो गए थे और ये 9वें वर्ष में इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है। तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से वर्ष में आक्रमण किया? तो 9वें वर्ष में इसने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया। 8 साल पूरे हो गए थे, 9वें साल पर इसने कलिंग पर आक्रमण किया 269 ईसा पूर्व में। अशोक के 5वें अभिलेख में अशोक के जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए वहां पर अनुश्रुतियां थी, वहां लिखा नहीं गया था। मैंने आपको कहा ना लिखा नहीं गया। वहां पर एक तरीके से जिस तरीके से बातें फैल जाती है, बातें कही जाती हैं, वैसे ही इसके बारे में कुछ अनुश्रुतियां फैली हुई थी कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करा दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है? अभिलेख मिलते हैं और वहां पर लिखित जानकारी मिलती है। तो हम लिखित जानकारी को क्या मानते हैं? ऑथेंटिक मानते हैं। तो लिखित जानकारी में क्या मिलता है? इसके परिवार का वर्णन मिलता है, इसके जीवित भाइयों का वर्णन मिलता है। तो वो कौन से अभिलेख में है? अशोक के 5वें अभिलेख में है। क्या कहा गया कि अशोक के जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख मिलता है इसमें। अशोक के शासन के 13वें वर्ष में उसके अनेक जीवित भाई बहनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 5वें में और इसके साथ साथ 13वें अभिलेख में 5th अभिलेख बताता है और साथ साथ 13 अभिलेख क्या बताता है? अशोक के भाई बहनों और उसके परिवारों की जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट आपको मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक क्या रहा है? इसका शासनकाल रहा। ठीक है, इसके बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। 261 में कलिंग आक्रमण करता है। ठीक है, तो यहाँ गलती से मैं 269 बोल गई थी कलिंग आक्रमण को। तो कलिंग आक्रमण कब होता है? 261 में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। 269, 261 और 273 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। 269 में ये अपना राज्याभिषेक करा लेगा और खुद को क्या घोषित कर देगा कि मैं राजा बन गया हूँ।
261 में क्या होता है, ये कलिंग आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ईयर्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में मिसमैच हो जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा है 5वें अभिलेख में अशोक के जीवित भाइयों का वर्णन है। 13वें अभिलेख में उसके बहन भाइयों, उसकी फैमिलीज, ठीक है, इसमें तो इसके परिवारों का वर्णन है। 13वें में उसके भाई बहनों का उल्लेख किया गया है। तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहली बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा पूछा जा सकता है अशोक का जो नाम है वो कौन से अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम मिलता है पहली बार मास्की अभिलेख में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, किसमें है, मास्की, और इसके साथ साथ गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक के नाम का वर्णन देखने को मिलता है। तो मास्की अभिलेख आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त गुर्जरा अभिलेख, निट्टर अभिलेखों में भी उसका नाम मिलता है अशोक का, तथा पुराणों में भी उसे क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक बार एचसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का जो नाम है वो कौन से अभिलेखों में लिखा गया है, तो वहां कुछ ऑप्शंस बनाकर दिए गए थे, तो उसका आंसर था ये गुर्जरा अभिलेख और इसके साथ साथ मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया, देवन प्रियम कहा गया है, या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, तथा राजा के नाम से उसे क्या किया गया, संबोधित किया गया है। तो अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया, देवन प्रियम कहा गया या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया। कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक कौन से धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था, यानी कि भगवान जो शिव जी हैं उनकी पूजा करता था और किसे मानता था, शैव धर्म को मानता था। उसने कश्मीर के वित्सता नदी के किनारे किसकी स्थापना की, श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक के अभिलेखों के अनुसार उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पश्चिम में काठियावाड़ तक फैला हुआ था। बस ये आपको रीड करना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कौन शासन कर रहा था, वहां पर कोई नंदराज नाम का शासक शासन कर रहा था। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखने हैं जितने मैंने अभी आपको बताए हैं। अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कलिंग युद्ध का। अभी मैंने आपको कहा कलिंग युद्ध कब होगा, 261 ईसा पूर्व में क्या होता है, कलिंग युद्ध होगा। ये और इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है, 13वें, अशोक ने 14 अभिलेख लिखवाए थे जो बड़े अभिलेख थे, उसके 13वें अभिलेख में किसकी जानकारी है, कलिंग युद्ध की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध किस में देखने को मिलेगा, ये आपको 13वें शिलालेख में देखने को मिलने वाला है। इसके अनुसार भयानक युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.50 लाख लोग घायल हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये कलिंग युद्ध लड़ रहा था तो वहां के कलिंग का जो एरिया है उस एरिया टेरिटरी के लिए युद्ध हुआ था। तो वहां पर जब ये युद्ध लड़ रहा था तो वहां पर जितने भी पुरुष थे सभी मारे गए थे, वहां सिर्फ बिलखते हुए बच्चे और महिलाएं रह गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये महिलाएं इतनी रो रही थी जिसको देखकर एक जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद में एक बहुत भिक्षुक थे, शायद उनका उपगुप्त नाम था, तो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है, मतलब बहुत ज्यादा मार काट हो रखी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दी थी इसको दीक्षा, मतलब एक तरीके से सीख दी, जिसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस भयानक युद्ध में लगभग कितने 1 लाख लोग तो मारे ही गए और इसके साथ साथ 1.50 लाख लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। इस युद्ध के बाद अशोक का मन क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है और वो क्या करेगा, यहाँ पर युद्ध नीति को छोड़ देगा। ठीक है, तो भेरी घोष की जगह क्या होगा, भेरी घोष जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, युद्ध के लिए यूज किया जाता है। उसकी जगह किसका यूज करेगा, ये धम्म घोष की नीति का यूज करेगा। ठीक है, तो भेरी घोष की जगह किसका प्रयोग किया, धम्म घोष का प्रयोग किया है। दिव्यादान अशोक को बौद्ध बनाने का श्रेय किसे जाता है, उपगुप्त को जाता है। तो यही मैंने बताया, इसको किसने शिक्षा दी थी, उपगुप्त ने शिक्षा दी थी, जो क्या थे, बौद्ध भिक्षुक थे, जिन्होंने क्या इसको मतलब कुछ लेसन्स पढ़ाए होंगे कि आप ये मारकाट क्यों कर रहे हैं, दूसरों की बुराई, मतलब दूसरों को मारना गलत है। तो ये धर्म जो है वो अच्छी बातें सिखाते, वैसे ही यहाँ से बौद्ध धर्म से इन्हें क्या मिली, कुछ सीख मिली। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यहाँ 1 सेकेंड, ये शायद वापस से हमारा पेज ऐड हो गया है, 1 मिनट, ये पेज फिर से ऐड हो गया। यहाँ तक तो हम पढ़ ही चुके हैं अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में, ये यहाँ से पढ़ना है हमें। ठीक है, तो वहां से वो कंप्लीट वापस से ऐड हो गया था, तो यहाँ से ये हम पढ़ेंगे अशोक और बौद्ध धर्म।
प्रारंभ में अशोक जो है ऐसा कहा जाता है कि किससे रिलेटेड था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। जब भी मैंने आपको बताया कल्हड़ की रास तरंगिणी में इसे क्या कहा गया कि ये क्या था, शैव धर्म का उपासक था, यानी कि भगवान शिव को मानने वाला था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने शासक के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। देखो कहीं कहीं पर तो लिखा है कि इसने उपगुप्त से शिक्षा ली, यानी कि उपगुप्त ने इसे क्या दी थी, शिक्षा दी थी, या इसे एक तरीके से प्रवचन दिया था। इसके बाद अशोक ने दीपवंश और महावंश, ये दो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इनके अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि जो अशोक था उसने अपने शासन के चौथे वर्ष में बौद्ध भिक्षु से क्या ले ली थी, दीक्षा ली थी, और उसका नाम क्या था, निग्रोध था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग यहाँ पर जो वाक्य हैं वो लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख पढ़ने की जानकारी जो है वो किसने दी है, जेम्स प्रिंसेप को जाती है। अब यहाँ पर इसके कुछ नाम हैं, जैसे अशोक का नाम किस में लिखा गया है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अंकित किया गया है। इसका आधिकारिक नाम क्या बताया गया, प्रियदर्शी कहा गया है। मगध का राजा इसको कौन से अभिलेख में कहा गया, भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भाब्रू अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मगध का राजा किस में कहा गया, भाब्रू अभिलेख में, और अशोक का नाम कौन से अभिलेख में मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक शासन के 10वें वर्ष में सबसे पहले कहाँ गया, बोध गया गया था। तो आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया 9वें वर्ष में इसने क्या क्या युद्ध किया, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और अपने शासन के 10वें वर्ष ये कहाँ चला गया, बोध गया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10वें वर्ष कहाँ गया है, बोध गया। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में वो कहाँ जाता है, लुम्बिनी जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बोध गया में जो महात्मा बुद्ध है उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और लुम्बिनी के रुम्मनदई में उनका जन्म हुआ था। तो 10वें वर्ष में सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 10वें वर्ष में कहाँ गया अशोक, मतलब बोध गया जाता है। इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अशोक के बोध होने का प्रमाण भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख कहाँ पर है, राजस्थान में है, जिसमें इसे क्या कहा गया, मगध का राजा कहा गया। उसके साथ साथ इसमें इसके बौद्ध धर्म को अपनाने के प्रमाण का भी पता लगता है। इसमें वह बुद्ध धर्म और संघ का क्या करता है, अभिवादन करता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये क्या है, 10वें वर्ष में कहाँ जाता है, बोध गया जाता है, उसके और 20वें वर्ष में कहाँ पर जाता है, ये लुम्बिनी वन जाता है। तो ये दोनों ही क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, अशोक के बोध होने का प्रमाण किसमें देखने को मिलता है, भाब्रू अभिलेख में देखने को मिलता है। इसमें वो किसके बारे में बताता है, बुद्ध धर्म और संघ का क्या करता है, अभिवादन भी करता है। इसके बाद है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक सन्यासियों के निवास के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, कल की क्लास में बताया था मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसे मानता था, ये जैन धर्म को मानता था। लास्ट में जैन धर्म की संलेखना विधि से इसने क्या किया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बाद जो बिंदुसार हुआ उसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। इसके बाद जो अशोक है, अशोक ने किसको अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन अशोक ने अपने पिता के जो इसके पिता जिस धर्म को मानते थे उनके सन्यासियों के लिए भी इसने काम किया। यानी कि अशोक ने आजीवक सन्यासियों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनवाई थी, जिसमें से कर्ण झोपड़ है, सुदामा है और विश्व झोपड़ी है। तो ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक सन्यासियों के निवास के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें से पहले नंबर पर कर्ण झोपड़ है, दूसरे पर सुदामा, और तीसरे पर क्या देखने को मिलता है, विश्व झोपड़ी देखने को मिलती है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य भी कहा है। इसके बाद यहाँ पर अब हम अशोक की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसका हृदय परिवर्तन किस तरीके से हुआ, कैसे उसने धर्म को अपनाया, धार्मिक सहिष्णुता की बात कैसे करता था। तो अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया। इसके साथ साथ इसने किसी को भी ऐसा मजबूर नहीं किया कि वो क्या करे, बौद्ध धर्म को अपनाए या फिर धर्म परिवर्तन करें। 7वें अभिलेख में वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। इसका मतलब कि वो ये चाहता था कि हम सभी रिलीजन की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, सभी का आदर करें। तभी इसने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए क्या बनवाई, झोपड़ियों का भी निर्माण कराया था।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको धम्म नीति बताई थी, तो अशोक की धम्म नीति क्या थी? इसमें कहा गया कि आप क्या करें, जो मोरल वैल्यूज होती हैं, नैतिक उत्थान की बातें इसने कही हैं, जिसको किसका नाम दिया गया? धम्म का नाम दिया गया। दूसरे और सातवें अभिलेख में वह धम्म का अर्थ बताते हुए कहता है कि पाप से निवृत्ति क्या है? विश्व कल्याण की बात है। अशोक के अभिलेख की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले टील पैंथर नामक पादरी ने 1750 में दिल्ली मेरठ अभिलेख पर खोजा था। खोजने का श्रेय जाता है टील पैंथर को, लेकिन उसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें हैं, इसको याद रखना है। सबसे पहले इसके अभिलेख जो है उसको खोजने का श्रेय किसे जाता है? टील पैंथर को। टील पैंथर ने कब इसके अभिलेखों को खोजा? 1750 में। लेकिन इसको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। 1837 में इसने क्या किया था? इसके अभिलेखों को पढ़ा था। दीर्घ शिलालेखों पर लिखी गई धम्म संबंधी बातें हैं, जो संख्या में क्या है? 14 है। ये क्या कहलाते हैं? चतुर्दश शिलालेख भी कहलाते हैं, और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ दीर्घ शिलालेख हैं और क्या है? कुछ लघु शिलालेख भी हैं। तो हम इन दोनों के बारे में ही जान लेते हैं कि दीर्घ शिलालेख में क्या लिखा गया है और लघु शिलालेख में क्या अंकित किया गया है। अगर हम दीर्घ शिलालेख की बात करते हैं तो यहां पर मैंने ये लिखे हैं, ये क्या है? आपके दीर्घ शिलालेख है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है शहबाजगढ़ी का अभिलेख। ठीक है, शहबाजगढ़ी का अभिलेख पाकिस्तान पेशावर से मिला है, जो किसमें अंकित है? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। आपको ये खरोष्टी लिपि जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसी एरिया में देखने को मिलने वाली है। हमारे यहाँ पर ज्यादातर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख देखने को मिलेंगे। तो शहबाजगढ़ी का अभिलेख कहां से मिला? पेशावर से मिला है। मानसेरा का अभिलेख कहां से मिला? हजारा से। ये कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, इसके बाद सोपारा की बात करते हैं तो सोपारा कहां से मिला? थाने महाराष्ट्र में, ब्राह्मी लिपि में अंकित किया गया है। जोगढ़ का अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिला है, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। धोली अभिलेख पूरी ओडिशा में है। ठीक है, ये सारे के सारे आगे आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि में ही अंकित है। कालसी अभिलेख देहरादून से मिला है। गिरनार वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। गिरनार अभिलेख कहां से मिला? जूनागढ़ से। ठीक है, और ये किसमें लिखा है? ब्राह्मी लिपि में ही अंकित किया गया है। तो ये गिरनार वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एरगुडी का अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कुर्नूल से मिला है। तो यहाँ पर हमने पढ़े हैं शहबाजगढ़ी का अभिलेख, मानसेरा का अभिलेख। ठीक है, शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से, मानसेरा हजारा से। सोपारा थाने महाराष्ट्र, जोगढ़ आंध्र प्रदेश। धोली कहां से? पूरी ओडिशा। कालसी देहरादून। गिरनार का इंपॉर्टेंट है, और एरगुडी का भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे छोटा शिलालेख जो है ये कहां से मिला? भाबरू से मिला है, और ये खुद को इसमें क्या कहता है? प्रियदर्शी कहता है। भाबरू कहां पर है? राजस्थान में है। स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। कुछ दीर्घ शिलालेख है, तो ये दीर्घ वाले भी आपको पढ़ने हैं। जैसे इलाहाबाद अभिलेख यूपी से मिला। टोपरा दिल्ली और हरियाणा से मिला था। बाद में इस टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक यहां से उठाकर दिल्ली ले गया। इसके बाद लोरिया का अभिलेख चंपारण बिहार से मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लघु स्तंभ की। कुछ स्तंभ मिले हैं, जैसे सांची स्तूप मिला, सारनाथ स्तंभ मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? आपके इंपॉर्टेंट है। सांची की बात करते हैं तो सांची कहां पर है? आपके एमपी में है। और सारनाथ अभिलेख की बात करेंगे तो सारनाथ कहां पर है? यूपी में है। रुमनदेई कहां है? नेपाल के तराई एरिया में है। तो ये सारा का सारा क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद अशोक के हम 14 अभिलेखों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और यही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। तो इसके बाद इस पेज के बाद आपकी लास्ट क्लास, आपकी ये जो मौर्य पीरियड है, मौर्य पीरियड की लास्ट क्लास है, ये यहाँ पर ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका मौर्य पीरियड भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको गुप्त पीरियड पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा ही मेंशन किया गया है, तो उसको भी हमारा पढ़ना उतना ही जरूरी हो जाएगा। अब हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर 14 अभिलेख को पढ़ना। जैसे 14 अभिलेख है तो 14 के 14 अभिलेख में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अभिलेख जो है, पहले अभिलेख में क्या लिखा गया है? अहिंसा। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट अभिलेख है, पहला अभिलेख है, इसमें अहिंसा यानी कि बलि पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। ठीक है, तो पहले अभिलेख में क्या है? अहिंसा। बलि पर क्या लगाता है? ये रोक लगाता है कि कोई भी इंसान क्या नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की कोई बलि में लिप्त नहीं होगा, अहिंसा नहीं करेगा। दूसरे अभिलेख की बात करते हैं तो दूसरा अभिलेख जो है वो किसके बारे में बताता है? पशु चिकित्सा साथ साथ मनुष्य चिकित्सा दोनों की ही बात करता है।
तीसरा अभिलेख क्या कहता है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत क्या करें, आप अपने एरिया के दौरे पर जाएं। जैसे आज के लोकसभा में होता है ना, मतलब जो इलेक्शन आने लगते हैं तो सभी क्या करने लगते हैं, दौरे पर चल जाते हैं। तो वैसा इसमें भी लिखा गया है कि आप क्या करें, हर 5 साल के बाद अपने टेरिटरी का क्या करें, दौरा करें। चौथे अभिलेख में लिखा है कि भेरी घोष की जगह किसको अपनाएं, धम्म घोष को अपनाएं। भेरी घोष यानी कि युद्ध नीति को छोड़कर किसको अपनाएं, धार्मिक नीति को अपनाएं। इसके बाद अगर हम 5वें अभिलेख की बात करते हैं तो 5वें में धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात कही गई है कि क्या करेंगे आप, धर्म महामात्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5वां अभिलेख जो है ये धर्म महामंत्र की नियुक्ति की बात करता है। इसके बाद छठे अभिलेख की बात करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल की बात यहाँ पर कही गई है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 6 से 7वें में सभी समुदाय के लिए सहिष्णुता है। 8वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख कहा गया है, इसमें अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि 10वें वर्ष अशोक ने कहा कि यात्रा की, 20वें वर्ष अशोक कहाँ गया, तो इन सब के बारे में लिखा गया। आई नो आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो पहले अभिलेख में क्या कहा गया कि हमें क्या नहीं करनी है, अहिंसा नहीं करनी है। दूसरे में क्या कहा गया, पशु चिकित्सा की बात की गई और साथ साथ मनुष्यों के बारे में भी बात कही गई है। इसके बाद तीसरा जो है, आप हर 5 वर्ष के बाद क्या करेंगे, दौरे पे जाएंगे। चौथे में भेरी घोष नहीं करेंगे, धम्म घोष करेंगे। 5वें में महामंत्रों की नियुक्ति। 6ठे में आत्म नियंत्रण। 6 से 7वां, 6 से सभी समुदायों के लिए सहिष्णुता। 8वें में उसकी यात्राओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 9वें अभिलेख की बात करते हैं तो 9वें में समारोह की निंदा की गई है कि जो भी कोई समारोह करेगा या बहुत धूमधाम से जैसे कोई फेस्टिवल मनाएगा, कुछ भी मनाएगा, तो उसकी क्या की है, इसने निंदा की। और वो कौन से में देखने को मिलती है, 9वें अभिलेख में। 10वें की बात करते हैं तो कोई ख्याति और गौरव की भी इसमें क्या करते हैं, निंदा कही गई है। 11वें की बात करते हैं तो धम्म की व्याख्या है। 12वें में स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति है। यह भी मैंने आपको 13वां पढ़ाया था कि जो 13वां अभिलेख है 261 ईसा पूर्व में, BC में क्या कहा गया कि इसमें जो इस कलिंग आक्रमण होता है और उसके बाद में जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 14वें अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो जनता को धार्मिक जीवन की जानकारी देता है। तो ये टोटल 14 अभिलेख हैं जिसमें कुछ बातें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इसको एक बार आप रीड कर लेना क्योंकि आपके लिए यूजफुल रहेगा ये। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ तो आ गई होगी। यहाँ से आपका सारा का सारा जो ये गुप्त पीरियड है और इसके साथ साथ जो मौर्य पीरियड ये जो मौर्य पीरियड है ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको गुप्त पीरियड पढ़ाऊंगी। गुप्त पीरियड जो है ये आपके सिलेबस में मेंशन है तो इसलिए हम उसको भी जल्दी ही कवर कर लेंगे। उसके बाद जो जो टॉपिक आते जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी के कुछ 1-2 टॉपिक्स दे रखे हैं, मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका करा दूंगी क्योंकि आपका एग्जाम भी पास में है। तो एग्जाम से पहले मैं आपको ये सारा कवर करा दूंगी, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SST का सिलेबस जो आपका सिलेबस मेंशन है वो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे कंप्लीट मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गुप्त पीरियड के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।